लाइव में हूं आपके साथ आशा सरमाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। लेकिन अगले 40 मिनट तक कौन कौन सी खबरें आप हमारे साथ देखने वाले हैं, वो जल्दी जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते चले। देखिए किस तरह से इस वक्त देश और दुनिया के अंदर हालात बने हुए हैं। सबसे पहले आपको ईरान की खबर दिखाएंगे कि ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश किस तरह से चल रही है और उस पर भी पलटवार अमेरिका की तरफ से कैसे कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से ईरान में अमेरिका का एक पायलट अभी भी वहां पर मौजूद है, यानी कि उसकी तलाश जारी है, क्योंकि एक तलाशी के लिए यहाँ आप देखिए पायलट जो है वो मिसिंग है और अभियान अमेरिका ने शुरू कर दिया है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हॉर्मुज प्रस्ताव को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि यूएन में वोटिंग चली है और कहा जा रहा है कि ये वोटिंग अगले हफ्ते हो सकती है। फिलहाल अभी ऑफिशियली कोई भी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इस हवाले से आपको अपडेट बताएंगे कि अभी तक मीटिंग के हवाले से क्या कुछ आया है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र लिए चलेंगे और महाराष्ट्र में भी देखिए कुएं में कार गिर गई है, 9 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि सड़क हादसे। लेकिन उस बीच में आज जो ये खबर सामने आई जिसमें कुएं में कार गिर गई है और ये कारण क्या कुछ रहा, किस वजह से ये हादसा हुआ, ये आपको दिखाएंगे। अब बात करेंगे भारत की केदारनाथ धाम की, जहां पर बर्फबारी हो चुकी है और भारी बर्फबारी के कारण जो है एक मोटी परत वहां पर देखने को मिल रही है। जहां पर आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में ये यात्रा शुरू होनी थी, तो साफ तौर पर मौसम का असर अब यात्रा पर भी दिखता हुआ नजर आएगा। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। फिर आपको लिए चलेंगे हरियाणा और भारी बारिश की वजह से क्या परेशानी हुई है वो आपको दिखाते चले, क्योंकि किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। गेहूं की फसल इस वक्त आप देखिए किस तरह से खेतों में है, कई जगहों पर कटाई हो गई है और कहीं पर अभी भी फसल खड़ी है, और इसके बावजूद भी किस तरह से प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं कि आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आपको बड़ी खबर दिखाएंगे, जहां पर आप देखिए ईरान में फाइटर जेट की पायलट की तलाश अभी भी जारी रखी गई है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश जारी कर दी गई है और एक पायलट को अमेरिका ने रेस्क्यू भी किया है। और एक पायलट को अमेरिका ने जिस तरह से रेस्क्यू किया है और एक की तलाश अभी भी जारी की गई है। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इसका असर बातचीत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, फाइटर जेट गिराने का बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि ईरान की तरफ से वार, दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से भी पलटवार किया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कल हम सभी ने देखा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका का एक और F-35 फाइटर जेट जो है उनकी तरफ से गिराया गया है, शॉट डाउन किया गया है, दूसरा फाइटर जेट 2 हफ्ते के भीतर। और इस बीच अभी आपको बता दें कि लगातार उस अमेरिकी पायलट की तलाश ईरान में जारी है, जहां पर ईरानी मीडिया की तरफ से भी अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जो कोई भी इस पायलट की जानकारी या इसे ढूंढ निकालता है तो उसे जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार बड़े दावे ईरान की तरफ से अमेरिका के इस हाईटेक फाइटर जेट को लेकर किए जा रहे हैं और तमाम तस्वीरें भी इस हवाले से निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि इस मिशन के लिए C-130 हर्क्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से लगातार वीडियोस वायरल हो रही है, बहुत सारी फोटोज वायरल हो रही है और ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये विमान बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर छोड़ रहा था और इसे जो है वो शॉट डाउन किया गया है। तो फिलहाल अभी तलाश जारी है उस अमेरिकी पायलट की जो F-35 फाइटर जेट शॉट डाउन करने के बाद ईरान में। तो इसी बीच में आप देखिए किस तरह से बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को नीचे गिरा दिया है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है और बयां भी कर रही है सारी पिक्चर, क्योंकि फ्लेयर्स जिस तरह से उठ रहे हैं, बताते चले कि बहुत ही नीचे यहां पर अमेरिका का जो विमान था वो उड़ रहा था, जिसे टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक पायलट के अभी भी मिसिंग की खबर है और उसके लिए तलाश जारी कर दी गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी बातचीत पर असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान को कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर सरेंडर कर दीजिए और ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और अब खतरनाक हथियारों के साथ हमले होंगे, जिसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है। तो फाइटर जेट गिराने पर बातचीत पर कोई असर नजर नहीं आएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, लेकिन अपने पायलट की तलाश को जारी कर दिया गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि दोनों देशों के बीच में अगर बेहतर तरीके से बातचीत चलती होती तो यहां पर इस आप देखिए पायलट को तलाशने में काफी तरीके से सहूलियत मिल सकती थी, क्योंकि इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बयानबाजी किस तरह से की थी। लेकिन उससे पहले जब अभिनंदन पाकिस्तान में गिर गए और वहां पर भी दबाव यहां इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया था पाकिस्तान पर और उसके बाद पायलट को वापस दिया गया था। लेकिन अगर वाकई में ईरान के अंदर पायलट गिर गया है तो एक दबाव बनाने की जरूरत है इंटरनेशनल लेवल को और वहां से वापसी यहां पर कराई जानी चाहिए। लेकिन अभी तक
आधिकारिक तौर पर पुष्टि अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है कि फाइटर जो प्लेन उड़ा रहा था हमारा पायलट वो ही ईरान के अंदर गिरा है। लेकिन फिलहाल अभी तक ईरान का जो फाइटर जेट है वो गिराने का बड़ा बयान सामने आ गया है। कर्नल मगोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत कर्नल मगोत्रा। कर्नल मगोत्रा, अब सवाल ये है कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हमारा पायलट एक हमारे पास है, दूसरे की तलाश हम कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने तो जेट को नीचे गिरा दिया है और एक पायलट अभी भी मिसिंग है। अच्छा जी, इसमें कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ईरान ने जो डिक्लेयर किया है और अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया आवाज उसको को कि बढ़ा दो दीजिए पायलट जो प्लीज उन्होंने गेस्ट की। गिराए हैं। अगेन जी बोलिए मगोत्रा जी। आप कुछ कह रहे थे बीच में? नहीं, नहीं मैं सुन रही हूँ आपको, बोलिए। अच्छा, तो अभी जो ये इसमें क्लियर कोई दो राह नहीं है कि दोनों पायलट जो है वो गिर चुके हैं और उसकी बेल आउट हो चुके हैं और एक की तलाश जो थी वो जारी है और एक जो है उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान बिल्कुल क्लियर है, ईरान ने कहा है कि हमने दो जो इनके जेट गिराए हैं उनके जो, और उसमें एक जो है वो उनको ढूंढ लिया गया जो कि अमेरिका ने रिकवर कर लिया, उनको और रेस्क्यू कर लिया गया और रेस्क्यू अभी चल रहा है क्योंकि उसकी तलाश अभी जारी है, मिला नहीं है, लोकेट नहीं हुआ है। जो लोकेशन हो जाएगी उसकी, अगर लोकेशन हो जाती है तो डेफिनेटली अमेरिका उसको रेस्क्यू कोई करेगा। कर्नल हाँ, मगोत्रा, जैसे दूसरा युद्धबंदी के सवाल आप तहत आपको अगर आपका जी पायलट या कोई भी शख्स या गिर जाता है तो वो आपको वापस लौटाना होता है। दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से भी कहा गया है कि भाई हम अपनी इंटेलिजेंस दे सकते हैं मदद के लिए, तो रेस्क्यू तो तेज होना चाहिए था अभी तक। देखिए आशा जी, इसके ऊपर ये है कि अगर ईरान ने भी उसको लोकेट किया है या नहीं और उसको डिक्लेयर किया है कि नहीं हमने लोकेट कर लिया है, क्या ईरान के हाथों वो पायलट पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, ये अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अगर ये डिक्लेयर हो जाता है, पता लग जाता है कि हाँ उनके हाथ में, तो डेफिनेटली अदरवाइज ऑल्सो प्रेशर ईरान के ऊपर बनाया जाएगा कि वो इनकी तलाश करे और उसको, अगर वो जिंदा पकड़ लेते हैं या उसको उनके कब्जे में आता है तो वो उसको डेफिनेटली ये प्रेशर बनेगा कि उसको हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि अमेरिकन आवाम का भी बहुत जबरदस्त ट्रम्प पर प्रेशर होगा कि पायलट को जो है वो वापस लाया जाए और पूरी कोशिश की जाएगी, अगर लोकेट हो जाता है या ईरान के हाथ में पड़ जाता है तो इसके ऊपर प्रेशर पूरा बनाया जाएगा कि उसको जो है वो वापस किया जाए और वापस लेकिन अमेरिका डोनाल्ड को ट्रंप हैंड ने ओवर तो किया कहा कि जाए। भाई ठीक है, अगर हमारा एक पायलट नहीं भी मिल रहा है, हम तलाश कर रहे हैं, हमारा जेट अगर गिरा दिया गया है, बातचीत पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि 48 घंटे के लिए सरेंडर की बात हुई थी। ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आशा जी, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि दोनों मुल्क जो है बहुत बुरी तरह से तहस-नहस हो रहे हैं, इट्स अमेरिकन, इजरायली एंड एज वेल एज दी जो ईरान है। इसमें अब इस स्टेज पहुंच पहुंच चुके हैं कि मरता क्या ना करता, दोनों तरफ की बात ये हो गई। दोनों कंट्री जो हैं, मेरे को लगता है जहां तक हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि दोनों कंट्रियां ग्रेसफुल विड्रॉल चाहती हैं। अब ग्रेसफुल विड्रॉल कैसे होगा, ये कौन कराएगा, कैसे होगा, ये अभी देखने वाली बात है, कर्नल क्योंकि मगोत्रा, क्या हो गया ये है कि देख ये ग्रेसफुल करने के लिए यहाँ पर विथड्रॉ एक मीडिएशन के लिए चाहिए, और मीडिएटर कौन बनेगा? अभी तक ना तो पाकिस्तान की तरफ से यस, बात हुई, ना तो स्पेन की तरफ से, ना ब्रिटेन की तरफ से, ना इजराइल की तरफ से कोई बातचीत हो रही है, ना तो भारत आगे आया है। बेशक भारत की तरफ से ये कहा गया आशा कि जी अभी इस तरह की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, इस पर निंदा है, लेकिन मीडिएशन करेगा कौन? मध्यस्थता के लिए कौन आएगा? आशा जी, चाइना नहीं आया है, आशा रशिया जी नहीं ये आया है। राजनीति है, या आशा जी ये राजनीति है। आप भी जाते हैं, हर आधे घंटे के बाद यहाँ पर जो है हालात जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। आप कल ही अगले 24 घंटे में आपको पता लगता हो सकता है कि कोई ना कोई कंट्री जो है उभर के सामने आए, और इसमें जहां तक हमें लगता है हो सकता है भारत का बड़ा भारी एक रोल है और उसके ऊपर प्रेशर भी हो सकता आ सकता है कि मोदी जी को ये दिया जाए, बोला जाए कि भाई आप इसको मध्यस्थ करें या किसी कर, क्योंकि दोनों कंट्री जो हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारे मुल्क की। तो वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई उभर के, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अभी तक किसी ने आगे वॉलंटियर नहीं किया है, वॉलंटियर कोई करेगा भी नहीं, अरे क्योंकि ऐसा है इस्लामाबाद कि के जब अंदर तक मीटिंग होती है कर्नल मगोत्रा, उस मीटिंग का क्या निकलता है आप बताइए? मिस्र जाता है, सऊदी अरब वहां पर जाता है, बातचीत होती है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया अभी तक? और अमेरिका के देखिए उपराष्ट्रपति भी कोई पहुंचे थे। अभी कोई तक, क्योंकि क्या है कि अमेरिकन के साथ एक बड़ा भारी, मैं कहूंगा जो है उनकी फ्रेंडली कंट्रीज का धोखा भी हुआ है। देखिए नाटो जो है वो नाट गया। अमेरिकन की प्लान बहुत बड़ी बड़ी थी
जो उन्होंने प्लान कर रखा था कि हार्मुज पर या अपने ट्रूप्स को उतारेंगे, पर उन्होंने जो कंप्लीट नेटो कंट्रीज जो है वो पीछे हट गई। वो एक बड़ा भारी ट्रम्प को झटका लगा और जिससे उनकी सारी जो गेम प्लान थी, जो उनका रोड मैप था, जो पूरा गेम प्लान था, वो सारा उनको चेंज करना पड़ा। ठीक है और अब कर्नल वो बिल्कुल मगोत्रा, मैं उलझ गए हैं रोकूंगी कि आपको यहाँ कै पर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर हॉर्मुज से गुजरा हुआ भारत का आप देखिए जहाज है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का एक और जहाज गुजर गया है। जहाज ग्रीन सानवी है, जहां पर आप देखिए हॉर्मुज को इसने पास कर दिया है। हॉर्मुज प्रस्ताव को लेकर यूएन में वोटिंग भी टल गई है, लेकिन फिलहाल बताते चले कि अब अगले हफ्ते वोटिंग होने की उम्मीद है। और इससे पहले एक राहत भरी खबर भारतीयों के लिए, जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का जहाज एक बार फिर से गुजर गया है। चौथा ये जहाज है जो आज भारत पहुंचेगा। और ग्रीन साल्वी हॉर्मुज से यहाँ आप देखिए किस तरह से पड़ाव को पार कर चुका है और बहुत कुछ ही समय में यहाँ पर आप देखिए कि भारत पहुंच जाएगा। लेकिन अब अगले हफ्ते वोटिंग भी होने वाली है। हॉर्मुज प्रस्ताव को लेकर यूएन में वोटिंग चल गई है। अगले हफ्ते का यहाँ समय रखा गया है। चलिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर बात करें सर, यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बार बार बात देखने को मिल रही है, भारत को पूरे तरीके से इजाजत दी जा रही है। दूसरी तरफ से अमेरिका का ये बयान है कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी अब डोमिनेशन रखेंगे, उसके बाद टैक्स लगाना। ओवरऑल सिनेरियोज किस तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत क्लियर है क्योंकि ईरान को एक जो है वो सोने की कान लगता है मिल रही है, और हो सकता है वो इसके ऊपर अगर उन्होंने किया, पर ये जो तमाम कंट्रीज जो वर्ल्ड है, तमाम जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, वो होने नहीं देंगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम इसके ऊपर टोल लगाकर इसके ऊपर पैसा कमाना शुरू कर दें, तो ये पूरी कंट्रीज जो ग्लोबल कंट्रीज है वो इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं होंगी। और ये जो अभी मीटिंग होगी उसके अंदर इसका तय किया जाएगा डेफिनेटली इसका भी, कि क्या ये जो है रॉयल्टी लगाने के लिए, यानी कि जो टोल लगाने के लिए सोच रहा है ईरान, वो करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं होगा। हार्मुज से आप देखिए कि हमारे जहाज आराम से निकल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके जहाज को हम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, उनको अच्छा निकालेंगे। कर्नल मगोत्रा, ये बताइए कि जिस पाकिस्तान की तरह से अब यहाँ पर वोटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले अगर हम बड़ी खबर देखें कि 8 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग यहाँ नेटो के देशों के साथ होने वाली है। नेटो के देशों ने तो पहले ही कहा है कि भाई हमारी जंग तो है नहीं और हम तो बीच में कूदेंगे नहीं। अब मीटिंग में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आशा जी, देखिए ऐसा है कि ये जो नेटो कंट्रीज हैं, ये आप मत सोचिए दिस थिंग कि अमेरिकन के दानों पर ही पलते हैं ये लोग। और जितने भी जहां जहां पर हमारी इनकी बेसिस है अमेरिकन की, दे आर ऑल बेसिकली द अलायंस फ्रेंडली कंट्री टू द यूएस। और इसमें अभी नेटो को पहले तो है कि डोनाल्ड ट्रंप जी बड़ी भारी फटकार लगाने वाले हैं, क्योंकि कि क्या हुआ है कि जब मेरी को आपकी जरूरत थी, मैं जब भी आपकी जरूरत हुई मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, और अब जो मेरे को जरूरत थी तो आप लोग जो है वो खड़े नहीं हुए। ये एक बड़ी अहम मीटिंग होगी जिसमें नेटो को बताया जाएगा कि जब हमें पर मुझे, कर्नल जैसे मगोत्रा, अभी उनका खड़े प्लान होने जो, में किस तरह से जी परिस्थिति को बनाना था? आप एक देश पर हमला करते हैं, वो आपके साथ 60% पर अपनी सहमति देता है परमाणु हथियार को लेकर, आप उसके बावजूद भी हमला करते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्टर आप बनते हैं। आप पर किसी ने अटैक नहीं किया है, आपने किया है। तो आप जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, यूएन में जाते हैं, यूएनएससी की अगर मीटिंग में भी जाते हैं, तो आप पर ही सबसे पहले बात उठेगी कि भाई हमला आपने किया है। तो अगर आप किसी पर हमला करेंगे, वो पलटवार तो करेगा। तो अब नाटो देशों के साथ मीटिंग करने का औचित्य क्या बनता है, वो समझना चाह रही हूँ आपसे। देखिए ना आशा जी, आप बताइए, वो यही कहेगा कि यूक्रेन में मेरा क्या इंटरेस्ट था, मैं क्यों आपके साथ देता रहा, क्यों मैं वहां पर लड़ाई करता रहा, आपको आप लोगों को पूरी सपोर्ट देता रहा। तो अभी ये बड़े एक अहम सवाल है जो कि इस नेटो मीटिंग के अंदर बड़े उभर के आएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग होने वाली है ये, कहीं क्योंकि ऐसा तो डोनाल्ड नहीं है ट्रंप की कि जो इसमें, ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए चर्चा हो सकती है, अलग अलग देशों को इकोनॉमिकली जो इस वक्त पूरी तरह से क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं, उसे लेकर इस पर चर्चा हो सकती है कि आप एक तरफ से रुक जाइए, क्योंकि अगर हमला बंद होता है तो ईरान पलटवार नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंस अगर अमेरिका को दी जाती है, फिर अमेरिका ये कहता है कि अगर मैं नेतन्याहू से बात करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो इस जंग को मैं रुकवा सकता हूँ। तो अभी तक इस पर होना चाहिए था काम। देखिए ये बड़ा अहम सवाल जो है आपने कहा है कि हरमुज का एक बहुत बड़ा सवाल जो बीच में वो वहां पर रहेगा डिस्कशन के लिए। हरमुज को कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि ईरान जो है उसको बीच में वहां पर अड़चन डाले।
क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि ग्लोबली इकोनॉमिकली वी होल ग्लोब स्टार्टेड सफरिंग। आप देखिए हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं हरमुज की वजह से जो है सफर करना शुरू कर जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहला जो अहम सवाल लिया जाएगा, मैं जहां तक सोचता हूँ जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है कि सबसे पहले यही सवाल होगा कि हरमुज जो है उसको खुला रखा जाए, ताकि किसी जो बाकी कंट्रीज जहाँ इकोनॉमिकली जो वो होने लगी हैं, डिस्ट्रॉय होने लगी हैं, वो ये ना हो। देखिए कंप्लीट लॉजिस्टिक इकोनॉमिक जो है ये तमाम कंट्री जितनी भी है उनका इससे कितना 70% जो 90% तेल जो है वो यहाँ से क्रॉस होता है और जितने भी जहाज हैं वो यहीं से 85%। जी 85%, I'm correct, let me correct you, you are right in that। देखिए 85% जो है इसका जहाज वहां से क्रॉस होते हैं। तो ग्लोबली इफेक्ट की वजह से नेटो में सबसे पहले यही डिस्कशन होगी कि भाई हरमुज को पहले आप सेव करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल मगोत्रा जुड़ने के लिए। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जहां से भारत भी अगर आयात निर्यात की बात करता है तो वहां पर आप देखिए किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है अलग अलग देशों को। लेकिन अगर इस रास्ते को खोला जाता है तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर अमेरिकी सांसद का युद्ध फंडिंग पर बड़ा बयान सामने आ गया है और संसद की मंजूरी के बिना फंडिंग का समर्थन नहीं है और युद्ध घोषित करने का अधिकार संसद के पास है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन मैं करता हूं, ये सांसद कर्टिस की तरफ से कहा गया है। और सांसद की यहाँ आप देखिए किस तरह से बड़ी बात सामने आई और संसद की मंजूरी के बिना युद्ध फंडिंग का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता और अगर संसद के अंदर इस पर बातचीत होती है तो समर्थन मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका रिपब्लिकन सांसद जॉन कार्टिस की अगर बात करें तो तमाम बड़े बयान देते हुए नजर आए हैं, जहां पर उनका ये कहना है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन वो करते हैं और लेकिन अगर आगे जो सैन्य अभियान होते हैं उनकी फंडिंग तभी दी जाएगी जब संसद औपचारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर इस चीज की घोषणा करेंगे, युद्ध की घोषणा करेंगे कि हाँ ऑफिशियली ये वॉर ऑलरेडी ईरान इजराइल जहां पर अमेरिका समर्थन इजराइल का कर रहा है वो शुरू हो चुकी है। तो इसको लेकर अब फंडिंग की एक बड़ी बात सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें कि कई सारी बातें हैं, जिस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब ये ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर होगी, क्या फंडिंग मिलेगी, समर्थन मिलेगा, तो ये देखने वाला सिनेरियो होगा, आगे क्या कुछ रहेगा। तो फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप देखिए किस तरह से कहा गया कि मैं सैन्य तैयारी बिना यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ूंगा, यानी कि मैं सैन्य तैयारी बनाए रखने और हथियारों के भंडार को भरने का समर्थन करता हूं, लेकिन युद्ध घोषणा के बिना आगे के सैन्य अभियानों के लिए फंडिंग का समर्थन नहीं कर सकता। तो अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध घोषित करने का अधिकार संसद के पास है। हालांकि पिछले कई वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति बिना औपचारिक घोषणा या संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई करते आ रहे हैं और ये एक बड़ा खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 साल का समय है और उसके बाद वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप सरकार में नहीं आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए जिस तरह से काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, अब तो संसद की तरफ से भी नकार दिया गया है और संसद भी कह रहा है, सांसद की तरफ से अपनी बात रखी गई कि युद्ध के दौरान जो घोषणा की गई वो भी बात पटल पर नहीं रखी गई है। फिर युद्ध के दौरान जो सामग्री आपको चाहिए उसके लिए भी आपको बात यहाँ संसद के अंदर सबसे पहले करनी है, जो नहीं की गई। 80 लाख लोग यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर हैं। नो किंग्स का बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परिस्थितियां संभल नहीं रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर भी घातक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि ईरान पर 24 घंटे में 200 से ज्यादा अभी तक हमले हुए हैं और अमेरिका इजराइल ने ये हमले किए हैं, जहां पर ईरान के 13 प्रांतों में ये हमले किए गए। हमले में कहा जा रहा है कि एक नागरिक की मौत भी हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में ये 200 से ज्यादा अटैक जो है वो देखने को मिले हैं। लगातार आपको अगर बताएं ईरान इजराइल को लेकर तो काउंटर अटैक और अटैक की बात सामने आ रही है, जहां पर ड्रोन अटैक हो, मिसाइल्स हो, वो दागी जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि 13 ऐसे प्रांत हैं जहां पर फिर से हमले किए गए हैं और इन 13 प्रांतों में 200 से ज्यादा हमले हुए हैं, जहां पर अब सिचुएशन और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नॉन नेगोशिएबल ये कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल सिनेरियो है ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका भी ये कह रहा है कि ईरान की जो बची खुची पावर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह कर देंगे। तो साफ तौर पर दोनों झुकने वाले नहीं है। अब खामियाजा क्या होगा वो देखने वाली बात है।
200 से ज्यादा हमले किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान के अनुसार यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा हमले आपने किए हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आपने किया है, क्योंकि आम जनता पर हमला नहीं करना चाहिए था, रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करना चाहिए था, जो अमेरिका की तरफ से किया गया है। क्योंकि आपने देखा कि शुरुआती कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें स्कूलों पर हमला किया गया, कई बच्चों के मारे जाने की खबर आई और साथ ही कई नागरिकों के भी मारे जाने की खबर आई। और वहीं से अब आप देखिए एक्टिविस्ट जो हैं वो किस तरह से सवाल दाग रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहां पर हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनमें आम नागरिकों की मौत हुई है। तो संगठन की यहाँ जो न्यूज सर्विस है HRANA के मुताबिक यहाँ हमले 24 घंटे में ईरान के 13 प्रांतों में किए गए। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्रीज पर या फिर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज पर हमला नहीं कर रहा है, अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। रिहायशी इलाकों के अंदर हमले करने की कवायद को तेज कर दिया गया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है और 200 से भी ज्यादा लोग अभी तक आप देखिए किस तरह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ईरान पर 24 घंटे में 200 से ज्यादा हमले अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अमेरिका की तरफ से वार पर वार आप देखिए किस तरह से हो रहा है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से पलटवार, और ये तस्वीर आपके सामने आप समझ सकते हैं यहाँ से कि परिस्थितियां ईरान के अंदर क्या बनी हुई है। तो एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के काफिले पर भी हमला हुआ है। ये सुबह की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केरल में चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन उस बीच में शशि थरूर के ही काफिले पर हमला कर दिया जाता है। काफिले को रोका जाता है, गनमैन को और ड्राइवर पर हमला किया जाता है। केरल के मल्लपुरम की ये पूरी घटना है, जहां पर आप देखिए मामले में एक आरोपी को अभी तक हिरासत में लिया गया है, क्योंकि सुबह सुबह जब यहाँ आप देखिए शशि थरूर निकले हुए थे अपने काफिले के साथ और काफिले पर हमला किया जाता है और केरल के अंदर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का काफिला रोका गया, गनमैन और ड्राइवर पर हमला हुआ है। और सुबह आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी, यानी कि कल शाम 7:30 बजे का ये पूरा मामला मल्लपुरम के बांडूर में ये बड़ी घटना हुई थी और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने कार्रवाई को तेज किया। लेकिन आज सुबह होते होते इस कार्रवाई को तेज किया गया, गिरफ्तारियां की गई, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तो बिल्कुल आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का काफिला रोका भी गया और उनके गनमैन और ड्राइवर पर हमला हुआ है। इस बीच वांडूर में ये पूरी घटना हुई है, जहां पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि चुनावी सभा के लिए वो जा रहे थे और तभी तिरुवल्ली में 5 लोगों ने उनका काफिला रोका और उसके बाद ये अटैक जो है हमला हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर के गनमैन रतीश केपी ने इन लोगों को हटाया तो उस पर हमला हुआ है और आरोपियों ने ड्राइवर पर भी हमला किया है और ये काफिले को अपना निशाना बनाया है। मामले में अभी तक आपको बता दें कि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, तलाश जारी है और एक बड़ा मामला आप देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर बात करें तो सामने आया है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां नासिक में हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए महाराष्ट्र के नासिक से इस वक्त की बड़ी खबर, कुएं में कार गिरने की वजह से ये हादसा पेश आया है। एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई है और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौटते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। ये व्यक्ति आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से गया था, लेकिन वापस लौटते लौटते यहाँ कार जो है वो कुएं में गिर जाती है। और महाराष्ट्र के नासिक में कल रात डिंडोरी के शिवाजी नगर में पानी से भरे हुए एक कुएं में ये कार गिर गई, जिसकी वजह से सदस्य जो परिवार के इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, सवार थे, उनकी मौत हो गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ा और बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहाँ पर पानी से भरे हुए कुएं में एक परिवार की कार जो है वो गिर गई है और 9 सदस्यों की एक ही समय पर मौत जो है वो वाक़या हो गई है। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें, अगर इस मामले की बात की जाए, एक फंक्शन से जो है वो लौट रहे थे, तभी ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर का कार पे कंट्रोल जो है वो हट गया, जिसके बाद कार जो है वो सीधा कुएं में जा गिरी और मौके पर इन 9 लोगों की जो एक ही परिवार के थे
उनकी मौत वाक़या हो गई है। फिलहाल आगे बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई, जिसके बाद सीधा कुएं में ये जा गिरी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर बीच रास्ते में कुआं था तो उसे ढका क्यों नहीं गया था, और अब यहाँ पर अगर तफ्तीश शुरू की गई है पुलिस की तरफ से, क्या कार्रवाई हुई है, कौन इसमें दोषी पाया गया है, क्या गाड़ी में झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ या बीच रास्ते में ये कुआं खोदा गया था और उसके बाद इसमें पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से ये बड़ी घटना पेश आ गई है। तो ये तमाम साक्ष्य जुटाने की वहां पर जरूरत है कि आखिर किन परिस्थितियों की वजह से ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक घर के अगर 9 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है तो उस घर के अंदर क्या बीतती है या फिर गुजरती है, क्योंकि जिस तरह से ये कार्यक्रम में पहुंचे और उसके बाद इनके शव इनके घर पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन और सरकार को गौर फरमाने की जरूरत है कि सड़क के अंदर किस तरह से वहां पर ये कुआं था, किस रास्ते का इस्तेमाल किया गया, और कुआं अगर था तो ढका क्यों नहीं गया था, और अगर ढका था तो फिर क्यों इतना बड़ा हादसा वहां पर पेश आया। ये तमाम आप देखिए पहलुओं को खंगालने की जरूरत है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इस पर नजर है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू के उधमपुर की बात करेंगे तो आपको बता दें कि कल देर शाम 16 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई है और ये कहा जा रहा है कि कल मौसम खराब था तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण लड़की की जान गई है। एक व्यक्ति घायल है और अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। डुड्डू क्षेत्र जो कि उधमपुर में है, वहां की पूरी घटना बताई जा रही है और इस बीच बड़ा नुकसान जो है वो कल देखने को मिला है, क्योंकि देर शाम तक मौसम काफी ज्यादा खराब रहा और इस बीच आकाशीय बिजली के कारण कई मवेशियों की भी मौत हुई। तो फिलहाल घटना में करीब 20 मवेशियों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 16 वर्षीय पुष्पा देवी के रूप में हुई है। उधमपुर का ये पूरा मामला जहां पर आकाशीय बिजली गिर गई और एक बच्ची की मौत हो गई है। व्यक्ति घायल हुआ है, अस्पताल में उसे भेजा गया है और साथ ही साथ देवी दत्ता का जो इलाज है वो अभी भी चल रहा है। यानी कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है और अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अस्पताल में जो घायल है उसे भर्ती कराया गया है। चलिए तो अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। केदारनाथ धाम में ही ताजा बर्फबारी हुई और बर्फबारी की वजह से पर्यटकों का तांता भी वहां पर लगना शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच में केदारनाथ बर्फ की मोटी परत वहां पर जम गई है। केदारनाथ में ही यहां बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही साथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। उससे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। यात्रा पर मौसम का असर पड़ सकता है क्योंकि भारी बर्फबारी और मौसम खराब होने की वजह से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी देखी जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटी परत जो है बर्फ की जम चुकी है। साथ ही साथ 22 अप्रैल को जो मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं उसके लिए तैयारियां ऑलरेडी चल रही थी, जहां पर तीर्थ यात्रा के लिए जो लोग आने थे, यात्री आने थे, उनकी रहने के लिए और साथ ही साथ यात्रा मार्ग की खासतौर पर अगर बात की जाए साफ सफाई और कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा था। लेकिन अब सीधा बर्फ पड़ने के कारण ये काफी ज्यादा अफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और काफी धीमे जो है ये काम हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 22 अप्रैल तक मौसम में सुधार होगा तो मंदिर के कपाट जो है वो बिना किसी परेशानी के जो आने वाले श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनके लिए खुलेंगे। और इस बीच बर्फबारी के चलते अब भारी परेशानी ना हो, प्रशासन सतर्क है। पहले से ही तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी और केदारनाथ के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तराखंड की तमाम जगहों पर रूट डाइवर्जन को लेकर, जाम की स्थिति से निपटने को लेकर, मौसम के हवाले से जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जहां पर चॉपर सर्विसेज को लेकर अगर बात करें तो हर एक चीज को कंट्रोल में पहले ही रखा गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो या फिर बात की जाए कि ऑनलाइन बुकिंग, इन तमाम चीजों को मौसम के हवाले से देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तभी खोली जाएगी जब सेफली वहां की कंस्ट्रक्शन होगी और बर्फ वहां से हटा दी जाएगी, साफ सफाई पूरी होगी, ताकि आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे पहले आपने देखा कि केदारनाथ धाम, 4 धाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराई जानी थी, बहुत कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और इससे पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 10 लाख श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन में कमी आई है, डिक्लाइन आया है, अब आप देखिए ये आंकड़ा बहुत कम नीचे
चला जाता दिखेगा, क्योंकि टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और सरकार ने ये काम किया है जहां पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे और रेवेन्यू जनरेशन किया जाए। लेकिन अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो फिर परेशानी टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी और साथ ही साथ इकोनॉमिकली कंडीशन को भी। लेकिन अभी भी आप देखिए बर्फबारी वहां पर हो रही है। केदारनाथ के जो कपाट है वो 22 अप्रैल को खुलेंगे। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। धनराज, रजिस्ट्रेशन को लेकर अपडेट कीजिए और साथ में केदारनाथ धाम में किस तरह की इस वक्त परिस्थितियां हैं, क्या कुछ वहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं? 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यदि चारधाम यात्रा की हम यहाँ पर बात करें तो 19 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और वहीं देखिएगा कि 22 तारीख को केदारनाथ के जो कपाट हैं वो खुलने हैं और उससे पहले तमाम तरह की जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से पूरी की गई है, चाहे वो रास्तों को लेकर हो या स्वास्थ्य विभाग की तैयारी हो। तमाम विभागों के साथ समन्वय बनाकर कई सब कार्य करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की गई है और लगातार आप देख रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं इसमें जुटे हुए हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो बर्फबारी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं जो टीमें हैं उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं। आवाज आ रही है धनराज मेरी? जी, रजिस्ट्रेशन को लेकर चिंता जताई जा रही थी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिए यदि रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए अभी 4 से 5 दिन हुए हैं और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़े की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष से इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो कम हुए हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जरूर एक सताती हुई सरकार को नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार की यदि हम बात करें तो अब तक 10 लाख से भी अधिक का जो आंकड़ा है रजिस्ट्रेशन का वो पहुंच चुका था, लेकिन इस बार का आंकड़ा 5 लाख भी पार नहीं कर पाया है। तो ये चिंता का विषय जरूर सरकार के सामने भी बना हुआ है और शासन प्रशासन के सामने भी बना हुआ है, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को नहीं आने दी जाएगी, किसी श्रद्धालु को नहीं आने दी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन कम होती है तो इसका सीधा सीधा असर यहाँ टूरिज्म पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए यदि रजिस्ट्रेशन कम होते हैं तो इससे लाजमी है कि ये पता लगता है कि जो चारधाम यात्रा है उसमें जो श्रद्धालु हैं वो कम आएंगे और इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं यात्रा पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही जो कारोबारी हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ सकता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए रजिस्ट्रेशन को लेकर कवायद तेज हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं हरियाणा, अब आपके लिए चलेंगे जहां पर खराब मौसम की वजह से फसलें भी खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं। हरियाणा में भारी बारिश हो रही है, फसल खराब हो रही है। झज्जर सहित कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से फसल खराब हो रही है और सरकार से किसानों ने यहां मुआवजे की मांग कर दी है। यानी कि झज्जर के मदाना कला गांव में बेमौसम बारिश की वजह से ओले गिरने से गेहूं की फसल खराब हो गई और किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देश भर में मौसम बदलने के बाद ये खास तौर पर मौसम की मार किसानों पर देखने को मिली है, जहां पर उनकी खड़ी फसल जो है वो पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। कई जगहों पर ओले गिरने की वजह से तो कई जगहों पर नदी का पानी वाटर लेवल राइज करने की वजह से उनके खेतों में पानी घुस चुका है, जिसके कारण पूरी फसलें जो है वो खराब हो गई है। अब किसान मुआवजे के साथ साथ यही कह रहे हैं कि वहां पर आकर उनके खेतों का निरीक्षण किया जाए और जो जायज मुआवजा है वही उन्हें दिया जाए। तो फिलहाल अब आप देखिए मौसम की मार यहाँ पर किसान झेल रहा है, लेकिन प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर आप देखिए असम में चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो गया है और आज आप देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना वहां पर साधा है। असम में आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा गया, लेकिन असम भारत का अहम हिस्सा है। आज अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असम को लैंड जिहाद नहीं बनने देंगे, यहाँ पर जितने भी घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर रह रहे गैर मुसलमानों को और जो बाहरी देश के रह रहे लोग हैं उनको लेकर सीधा निशाना जो है वो साधा गया है और एक बड़ा मैसेज जो है वो कह सकते हैं कि लैंड जिहाद को लेकर आज दे दिया गया है असम से। गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है पहले से आसाम के लिए अच्छा भाव नहीं। 62 में चीन ने आक्रमण किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कर दिया,
क्यों भाई आपके पिताजी का आसाम है? आज मैं कहकर जाता हूं, आसाम की 1 इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता। ये भारत का आसाम है। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं को आप सुन होने रहे हैं, देंगे। लेकिन असम दौरे पर अमित शाह भी थे और उन्होंने भी असम को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की। अब जब यहां पर चुनाव होते हैं और 4 मई को जिस तरह से आप बताते चले कि रिजल्ट भी आना है, तो कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अलग अलग आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रैलियां हो रही हैं और दावे भी पेश किए जा रहे हैं। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।